निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पाता। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निर्धनता। तो चलिए देखते हैं, आज निर्धनता के बारे में थोड़ा समझते हैं। निर्धनता का परिचय, इंट्रोडक्शन और उसका वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो निर्धनता, पॉवर्टी, ऐसा शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। निर्धनता शब्द आपके सामने बहुत बार आया होगा। इसको गरीबी भी बोलते हैं, निर्धनता भी बोलते हैं। ठीक है, अब निर्धनता का अर्थ क्या होता है? वैसे तो सभी को पता है ये चीज कि निर्धनता क्या होती है और इसका किस तरह से हम सामना करते हैं। तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। जब आप जीवन की अपनी मेन जो बेसिक चीजें होती हैं, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जो आपके लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जैसे अभी मैंने बोला था, तो उसको भी अगर पूरा ना कर पाना, न्यूनतम आवश्यकताएं है ना, सबसे जरूरी, सबसे कम आवश्यकताओं को भी अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो वो निर्धनता के अंतर्गत आता है। निर्धनता फिर वो निर्धनता ही कहलाती है। तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना ना कर पाना ही निर्धनता है, गरीबी है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता तो वह निर्धन माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पर्याप्त उसको भोजन नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं मिल रहा है, आवास, घर नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा, कोई भी चीज ऐसी उसको मूलभूत सुविधाएं जो नहीं पा रहा है, वो जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है, वह व्यक्ति गरीब माना जाता है। जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता, जैसे भोजन नहीं मिल पाता, उसको वस्त्र नहीं मिल पाता, कपड़ा, आवास नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, तो वो नहीं मिल पाती, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? निर्धन कहलाता है। ठीक है, अब निर्धनता के कुछ प्रकार होते हैं। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी, जब किसी व्यक्ति की आय समाज के अन्य लोगों की आय तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत क्या आता है कि जब किसी व्यक्ति की जो आय होती, इनकम होती है, समाज के और जो लोग रहते हैं उनसे उसकी आय क्या होती, बहुत कम होती है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। यह असमानता को दर्शाती है कि अमीर लोगों के बीच रहने वाला एक कम आय वाला भी व्यक्ति है, कि मान लीजिए बहुत पैसे वाले रह रहे हैं या थोड़े ज्यादा भी पैसे वाले रह रहे हैं, बहुत भी नहीं है लेकिन उसके पास उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, तो अमीर लोगों के बीच फिर वो रहने वाला एक कम आय वाला व्यक्ति, जिसकी आय कम है, तो वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। तो ये सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। सकल या निरपेक्ष निर्धनता, अब सापेक्ष निर्धनता में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देख रहा है निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अब जब व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वह भोजन, वस्त्र, आवास आदि मूल आवश्यकताओं को भी ना पूरा कर पाए, तो भारत में गरीबी रेखा इसी आधार पर तय की जाती है। देखिए, सापेक्ष में क्या होता है कि जैसे बहुत पैसे वाले हैं और उनके बीच में थोड़ा कम पैसे वाला व्यक्ति भी गरीब कहलाता है। और यहाँ पे जो निरपेक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वह अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे भोजन बहुत जरूरी है, वस्त्र बहुत जरूरी, कपड़े बहुत जरूरी है, रहने के लिए उसको घर बहुत जरूरी है, तो अगर कोई व्यक्ति उस चीज को भी पूरा नहीं कर पाता, उन आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के अन्य लोगों की आय, तो भाई समाज में बहुत लोगों पर बहुत पैसा है, उसकी तुलना में उसके पास कम है। वैसे तो है उसके पास कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, लेकिन थोड़ा उसके पास कम आय है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास कम है, तो वो सापेक्ष के अंतर्गत आता है। निरपेक्ष में वो आता है जिसके पास भोजन, कपड़ा और मकान के लिए भी पैसे नहीं, जो उसकी मेन जरूरत है उसको भी वो नहीं पूरा कर पाता, तो वो फिर निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको सापेक्ष और निरपेक्ष में अंतर समझ में आ गया होगा कि सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। अब हम गरीबी रेखा की लाइन जो होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा किसके अंतर्गत आती है? गरीबी रेखा वह आय स्तर है जिसके नीचे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया सकता है। अब आपने गरीबी रेखा, अभी आपने देखा भी होगा स्कूलों में भी ऐसे बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए एक अलग ही कोटा रखा गया है।
बीपीएल बोलते हैं, तो उनके लिए एक अलग कोटा रखा गया है और उनको कोई फीस नहीं ली जाती है। साल भर के 500 समथिंग उनसे लिया जाता है बस, और कोई चार्ज नहीं होता एक्स्ट्रा, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो उसके अनुसार वो गरीबी रेखा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब गरीबी रेखा वह आय स्तर है जिसका जिसमें जो नीचे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, जो अपनी आवश्यकताएं होती है, न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भोजन है, कपड़ा है, मकान है, वो जो आपकी मेन आवश्यकता है उनको भी पूरा नहीं कर पाते, वो गरीबी रेखा के अंतर्गत जाने जाते हैं। भारत में योजना आयोग ने इसे तय किया कि इसे उपभोग, खाद्य व अन्य वस्तुओं के खर्च पर आधारित किया जाता है। देखिए योजना आयोग ने क्या तय किया कि इसको हमें खाद्य, जो खाने वाली चीजें होती हैं और जो अन्य वस्तुएं, उनमें जितना खर्च होता है उसके आधार पर इसको तय किया गया है। ठीक है। संविधान सभा में नेहरू जी ने गरीबी, पॉवर्टी, भूखमरी और असमानता को लेकर कई उम्मीदें, चेतावनियां और नीतिगत दिशा निर्देश भी दिए थे। ठीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी गरीबी और भुखमरी और असमानता जो है, इनइक्वालिटी को लेकर कई उम्मीदें, चेतावनियां भी दी, नीतिगत दिशा भी दिखाई, निर्देश भी दिए थे कि गरीबी को किस प्रकार से हटाया जाए, असमानता को किस प्रकार से दूर किया जाए और हमारे देश से भुखमरी को किस प्रकार से भगाया जाए। ठीक है। अब कुछ मुख्य जो बातें हैं उनकी हम देखते हैं। नेहरू जी ने केवल ना के विचार गरीबी के बारे में संविधान सभा में गरीबों, भूखों, कपड़ों की कमी वाले, अब उन्होंने संविधान सभा में ये बात उठाई थी कि गरीबी के बारे में संविधान सभा में गरीब जो है, भूख है और जिनको कपड़ों की भी कमी है, तो वो गरीब माने जाते हैं। और सबके लिए अवसर और समानता, उन्होंने ये कहा कि हर भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। नेहरू जी का मानना था कि सभी व्यक्ति को समानता चाहिए और उसके पास सुविधाएं हो, उसके पास मतलब वो जैसे उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उनका जीवन यापन नहीं हो सकता, जिसके बिना वो जीवन अपना नहीं चला सकते, तो उनको भी, भारतीयों को पूरी तरह से अवसर मिलना चाहिए कि वे अपना जीवन को और विकसित करें और उन्हें इस तरह के कुछ अवसर प्रदान करना चाहिए। गरीबी और अन्य कष्टों से यदि हम जल्दी छुटकारा ना पाएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था, नियम, कायदे बेकार हो जाएंगे। लोगों के लिए संवेदनशीलता, नेहरू जी ने कहा कि संविधान की पहली जिम्मेदारी है। ठीक है। तो गरीबी और अन्य कष्टों से हमें यदि जल्दी छुटकारा ना पाए तो राजनीतिक जो व्यवस्था है और नियम कायदे जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि गरीब जब तक व्यक्ति रहेगा तो वो उस चीज से उबर ही नहीं पाएगा, तो फिर वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर सारे व्यक्ति गरीब हैं, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था और नियम कायदे सब क्या है, बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। लोगों के लिए संवेदनशीलता, नेहरू जी ने कहा कि संविधान की पहली जिम्मेदारी है लोगों के लिए संवेदनशीलता, कि लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, उनको मूलभूत आवश्यकताएं उनकी किस प्रकार से पूरी की जाए, ऐसे अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सबके लिए अवसर और समानता, नेहरू जी ने कहा सबके लिए अवसर और समानता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि हर भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। कोई भी भारतीय व्यक्ति जो भी है, उसको अपनी क्षमता, उसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या करने के, उसके अनुसार वो अपने आप को विकसित कर सकता है, उसको विकसित करने का हमें पूरा अवसर देना चाहिए। गरीबी और अन्य कष्टों से यदि हम जल्दी छुटकारा नहीं पाएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था जो है, उसके नियम कायदे सब बेकार हो जाएंगे, सब किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो हमारे देश की मेन चीजें हैं, लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो फिर किसी भी नियम कायदे बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द इंडिया मिलियंस हु सफर। नेहरू ने कहा कि भारत की सेवा उन लाखों लोगों की सेवा है जो दुख झेल रहे हैं। भारत की सेवा क्या है? लाखों लोगों की सेवा है जो दुख झेल रहे हैं। गरीबी, बीमारी, अज्ञानता और अवसर की असमानता उनको जीवन को कठिन बनाती है। देखिए, उनके जीवन को, हमारे भारतीय लोगों के जीवन को कठिन क्या बना रहा है? गरीबी से वो बेहाल है, गरीबी उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, बीमारी से ग्रसित है, उनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए। अज्ञानता, लोग बहुत सारी चीजों से अज्ञान है, उनको जानकारी ही नहीं है। और अवसर की असमानता, सभी लोगों को अवसर जो है वो समान रूप से नहीं मिल रहे हैं, उन अवसर में असमानता है, मतभेद है ना, भेदभाव है, तो अवसर की असमानता भी है और उनका जीवन कठिन, और यही सब चीजें हर भारतीय का जीवन जो है वो कठिन बना रहे हैं। अब एडम स्मिथ
आपको पता है एडम स्मिथ कौन थे? अर्थशास्त्री थे, आधुनिक अर्थशास्त्री थे। सबसे पहले तो चाणक्य आए थे, फिर आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है, तो वो एडम स्मिथ ही थे। तो एडम स्मिथ जी ने भी कहा कि गरीबी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति की आय या संसाधन कम हो जाते हैं कि वह भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी भी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, और उन्होंने गरीबी को न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे रखा है। ठीक है। अब एडम स्मिथ ने कहा कि गरीबी वह है स्थिति है जब किसी व्यक्ति की आय और संसाधन बहुत कम होते हैं, उसके पास ना ही पैसे होते हैं, ना ही आय होती, ना उसके पास विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं जिससे वह अपना जीवन कुछ काम कर सके। ऐसे उसके पास संसाधन भी नहीं है जिससे अपने जीवन में उसकी क्षमता के अनुसार कुछ काम कर सके और वो पैसे कमा सके। वह भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता है अपनी। उसके पास इन सब चीजों के लिए भी पैसे ही नहीं होते, ऐसे आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाता। तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को गरीबी न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे का जीवन माना है, कहा है। अब एडम स्मिथ के अनुसार गरीबी क्या होती है? गरीबी एक आर्थिक अभाव की स्थिति है, व्यक्ति की आय न्यूनतम जीवन स्तर से कम होती है ना। गरीबी क्या है? एक आर्थिक अभाव की स्थिति है, जो उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मतलब बहुत बेकार है, सारी चीजें उसके अभाव में, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। व्यक्ति की जो आयु बहुत न्यूनतम होती है, जीवन स्तर चलाने से भी उसकी आय कम होती है कि वो उतने पैसे में अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाता है। गरीबी के कारण व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन भी नहीं जी पाता। अब गरीब व्यक्ति है तो उसको समाज में सम्मान भी नहीं मिलता, तो इस प्रकार से वो सम्मानपूर्ण अपना जीवन भी नहीं बिता पाता है। निर्धनता के कुछ मापदंड है, उनको हम देख लेते हैं। अब निर्धनता के मापदंड क्या है? देखिए, निर्धनता जैसे पॉवर्टी है क्या, तो ये मैंने अभी बताया कि निर्धनता एक ऐसी सामाजिक आर्थिक अवस्था है, सामाजिक भी और आर्थिक अवस्था दोनों है, जिसमें व्यक्ति या परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भोजन, वस्त्र, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को पूरी करने में असमर्थ रहता है, वो इन सब चीजों को पूरा नहीं कर पाता है। निर्धनता की मुख्य विशेषताएं क्या है कि न्यून आय स्तर। ठीक है, न्यून आय स्तर होता है, व्यक्ति की आय बहुत कम होती है, न्यूनतम जीवन स्तर बनाए नहीं रख सकता, वो अपना जीवन भी नहीं चला सकता, इतनी कम उसकी आय होती है। दूसरा, कम खपत स्तर, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पर्याप्त मात्रा खरीदने में वो असमर्थ होता है, मतलब उसको जितनी जरूरत है अपनी वस्तुओं की, सेवाओं की, तो वो उसको भी खरीदने में असमर्थ है। मतलब उसको वस्तुएं जो अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, उसको ऐसी सेवाएं चाहिए, मान लीजिए उसको शिक्षा चाहिए, और उसको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, या फिर उसको डॉक्टर को दिखाना है, तो ऐसी सेवाएं भी उसको नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, इतनी आय नहीं होती है कि वो ये सब सुविधाएं ले सके। अशिक्षा व खराब स्वास्थ्य, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य जो है वो भी निर्धनता कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच। अब व्यक्ति अगर निर्धन है, गरीब है, तो उसके पास शिक्षा भी नहीं पहुंच पाएगी और वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर वो बीमार है तो अपने आप को दिखा भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। अवसरों की कमी, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का भी अभाव होता है। अवसर भी उसके पास बहुत कम होते हैं क्योंकि उसके पास आय ही नहीं होती है, और जिसके पास आय नहीं होती है उसको भी बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो रोजगार, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का अभाव होता है। सामाजिक बहिष्कार, निर्धन व्यक्ति अक्सर समाज में उपेक्षित रहते हैं, मतलब समाज के लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको वो सम्मान नहीं देते जो सम्मान उनको देना चाहिए। तो समाज में भी जो व्यक्ति को अवसर अच्छे से नहीं मिल पाता है, अक्सर समाज उन्हें बहुत नीची दृष्टि से देखता है, उपेक्षित रहते हैं वो। ठीक है, परिभाषा है। सरल शब्द में जब आप देखें तो व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। बुनियादी मतलब जो उसकी बुनियादी, जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है चीजों की, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, हम नहीं रह सकते, हमें कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हमें रहने के लिए मकान चाहिए, तो उनको भी वो पूरी नहीं कर पाता है, तो वही निर्धन व्यक्ति कहलाता है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 क्रय शक्ति समानता के आधार पर से कम आय पर जीवन यापन करता है, वह अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 2.15 क्रय शक्ति, इतना भी वो क्रय नहीं कर सकता, इतना भी वो खरीद नहीं सकता है चीजों को, तो उसकी आय बहुत कम मानी जाती है और वो कम आय पर जीवन, सबसे कम आय पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे, मतलब इंटरनेशनल यहाँ पे बात हो रही है कि इसके नीचे माना जाता है। ठीक है, अब है निरपेक्ष निर्धनता।
जब व्यक्ति जीवन निर्वाह है तो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता तो वो निरपेक्ष है, मतलब एकदम जरूरी चीजों को भी नहीं पूरा कर पाता, अपनी बेसिक चीजों को पूरा नहीं कर पाता, सबसे ज्यादा आवश्यक चीजों को पूरा नहीं कर पाता तो वो निरपेक्ष है। सापेक्ष है जब व्यक्ति की आय या उपभोग समाज के औसत स्तर से कम हो, जैसा कि अभी मैंने बताया था। सापेक्ष और निरपेक्ष तो आपको एकदम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि निरपेक्ष में जब व्यक्ति को जो जरूरी से जरूरी सामान वो अपनी आवश्यकताओं को ना तो खा सकता, ना उसके पास कपड़े हैं, ना उसके पास मकान है, तो ऐसी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता तो निरपेक्ष। और जब व्यक्ति के पास पैसे तो है लेकिन समाज के लोगों से कम है तो वो फिर सापेक्ष में आ जाएगा। अब निर्धनता रेखा वह आय और उपभोग की सीमा होती है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति या परिवार निर्धन है और कौन नहीं। अब देखिए निर्धनता रेखा तय कैसे होता है, हम कैसे मानेंगे कि कौन सा व्यक्ति निर्धन है कौन गरीब है। तो निर्धनता रेखा वह आय या उपभोग व्यय की सीमा होती है। देखिए आय उसको कितनी मिल रही है, वो कितना उपभोग कर रहा है, कितना व्यय कर रहा है उपभोग पर, कितनी चीजों को खरीद रहा है और कितनी उसे आय मिल रही है, तो उसके आधार पर ही यह तय किया जाता है कि वह व्यक्ति गरीब है या मतलब निर्धन है, निर्धन परिवार से है या नहीं। ठीक है। अब निर्धनता रेखा की कुछ मुख्य बातें हैं। निर्धनता रेखा एक ऐसी न्यूनतम आय या खर्च की सीमा है जिसे पूरा ना कर पाने वाले व्यक्ति को गरीबी माना जाता है। बीपीएल के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन इसका शॉर्ट नेम है बीपीएल। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बीपीएल को बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो एक निर्धनता रेखा ऐसी न्यूनतम आय, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम आय खर्च या सीमा को जो पूरा, मतलब जो अपनी न्यूनतम आय या बहुत छोटी छोटी जरूरतें जो उसको उसके जीवन जीने के लिए जरूरी है उनको भी नहीं पूरा कर पाता तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसे आमतौर पर प्रति व्यक्ति मासिक आय, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। अब देखिए इसे आमतौर पर प्रति व्यक्ति मासिक आय मतलब प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक उपभोग कितना कर रहा है, व्यय कितना कर रहा है, उपभोग कितना कर रहा है, कितनी चीजों को खरीद रहा है, कितनी चीजों को उपभोग कर रहा है, खा रहा है, पहन रहा है या शिक्षा ले रहा है, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है, जो भी है, तो उसके आधार पर तय किया जाता है उसकी जो मासिक आय होती है और जो उपभोग कर रहा है उस पर कितना, तो उसके आधार पर उसकी गरीबी रेखा तय की जाती है। साथ ही व्यक्ति की कैलोरी आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैलोरी की बात आई है कि व्यक्ति की कैलोरी आवश्यकता कितनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के लोगों की कैलोरी ज्यादा होती है, शहर के लोगों की कैलोरी कम होती है। ठीक है, मान लीजिए गाँव के लोगों की कैलोरी कितनी है 29, तो शहर के लोगों की होती है, शहर के लोगों की कितनी होती है 21। 21 और यहाँ पे गांव के लोगों के 29। मतलब गांव के लोग क्या है भाई, ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत और बहुत सारी, तो उनकी कैलोरी क्या है ज्यादा होती है, उनको ज्यादा चीजें लगती हैं, ज्यादा उपभोग करते हैं चीजों का, जबकि उनकी अपेक्षा में शहर के लोगों की कम होती है। नॉर्मली 29 गांव में और शहर के लोगों की 21 होती है। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण योजना आयोग द्वारा समय समय पर समितियां गठित की गई। योजना आयोग क्या करता है, समय समय पर समितियों को गठित करता है निर्धनता रेखा निर्धारण के लिए। ठीक है, तो कैलोरी आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है कि कितनी कैलोरी आवश्यकता है, कौन व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है, कितनी कैलोरीज का उपयोग कर रहा है, उसके अनुसार भी निर्धनता को मापा जाता है। अब लकदावाला समिति 91, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि योजना आयोग में समय समय पर समितियां गठित की गई। अब वो समितियां कौन सी हो सकती है वो देख लेते हैं। 1993 में 1993 में न्यूनतम कैलोरी खपत को आधार बनाया गया। 1993 में क्या किया गया, न्यूनतम कैलोरी मतलब जो सबसे कम कैलोरी को उपभोग कर रहा है, खपत कर रहा है, उसको आधार बनाया गया। तेंदुलकर समिति में क्या किया, 2009 में आई। 1993 में कौन सी आई, ये वाली समिति, और तेंदुलकर समिति कब आई, 2009 में। उसमें उपभोग व्यय को आधार बनाया गया, उसमें किसको, उपभोग पर कितना व्यय किया जाता है उसको। यहाँ पे कैलोरी खपत को आधार बनाया गया, यहाँ पे उपभोग पर कितना व्यय होता है उसको आधार बनाया गया। रंगराजन समिति आई 2014 में।
ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डेट से बहुत अच्छे से याद रखनी है, सन बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से किस सन में आई थी समिति। 2014 में संशोधित उपभोग मानक दिए। उद्देश्य क्या था? निर्धन जनसंख्या की पहचान करना। संशोधित उपभोग मानक दिए गए और इसका उद्देश्य क्या था कि निर्धन जो जनसंख्या है उसकी किस प्रकार से पहचान की जाए, किस प्रकार से जाना जाए कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति निर्धन है। गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों का चयन करना। गरीबी उन्मूलन योजना में लाभार्थी जो है उनका किस प्रकार से चयन किया जाए, किस प्रकार से उनको सिलेक्ट किया जाए, किस प्रकार से गरीबी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जाए, किस प्रकार उनका चयन किया जाए। यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति की मासिक आय तय निर्धनता रेखा मान लीजिए 1200 है, कितनी? 1200 से कम है। कोई भी व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, उसकी मासिक आय कितनी है? निर्धनता रेखा कितनी है? 1200 से कम है। 1200 से उसकी अगर कम है तो वह निर्धन माना जाएगा। कितना क्या माना जाएगा? निर्धन। ग्रामीण की बात हो रही है, यहाँ पे गांव की बात हो रही है। गांव में अगर कोई व्यक्ति है उसकी मासिक आय 1200 से कम है तो वो निर्धन माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। निर्धनता रेखा से ऊपर वाले लोग एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। अभी हमने वहां पे देखा बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल, यहाँ पे अबव पॉवर्टी लाइन जो कि एपीएल है, और नीचे वाले जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जो कि क्या कहलाते हैं? बीपीएल। तो एपीएल और बीपीएल इनका दोनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और ये कैसे हैं? निर्धनता रेखा के ऊपर कौन आते हैं, नीचे कौन आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद निर्धनता के जो मापदंड है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता मापने के कुछ मापदंड, तो मापने के जो मापदंड अपनाए गए हैं ताकि निर्धारित किया जा सके कि कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, कितना निर्धन है। उसके मापदंड कौन से, किस आधार पर हम मापें कि वह व्यक्ति निर्धन है या गरीब है? तो एक देखिए आय के आधार पर हम मापते हैं, आय आधारित मापदंड। ठीक है, इसमें व्यक्ति या परिवार की आय को आधार बनाया जाता है कि उस व्यक्ति या परिवार की इनकम कितनी है, मासिक आय कितनी है। यदि किसी व्यक्ति की आय सरकार द्वारा तय गरीबी रेखा से कम है तो उसे निर्धन माना जाएगा। मान लीजिए सरकार ने तय किया है, जैसा कि अभी हमने देखा कि कोई भी गांव का व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है? 1200 से कम है। अगर 1200 से कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। इस प्रकार सरकार ने कुछ अमाउंट तय किए हैं, कुछ आय निर्धारित की है कि अगर इससे कम आय है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगा। तो इस प्रकार से तय हो जाता है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है और कौन गरीबी रेखा के ऊपर है। उदाहरण के भारत में प्रति व्यक्ति मासिक आय का निर्धारण कर गरीबी रेखा तय की जाती है। अब भारत में प्रति व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, तो उसका निर्धारण एक गरीबी रेखा तय करती है कि भाई इसकी मासिक आय कितनी है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे आएगा 1200। तो इससे इस मान लीजिए सरकार ने रखा है कि भाई जिनकी सैलरी मासिक आय 2000 से कम है तो वो गरीबी रेखा के अंदर आएंगे, या 1000 से कम है मान लीजिए तो वो गरीबी रेखा के अंदर। अब जैसे गांव में क्या लिया है? 1200 से कम है ना, 1000 से कम, 1200 से कम, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। खपत व्यय, यहाँ पे हमने देखा आय आधारित मापदंड, यहाँ पे हम खपत व्यय देख रहे हैं कि खपत व्यय आधारित मापदंड कितनी खपत करता है, कितना व्यय करता है। इसमें व्यक्ति या परिवार द्वारा किए गए मासिक उपभोग व्यय को देखा जाता है कि वह परिवार या व्यक्ति मासिक मतलब मंथ में, महीने में कितना उपभोग कर रहा है, चीजों का कितना व्यय कर रहा है अपने उपभोग करने में, उसको देख। यदि परिवार न्यूनतम आवश्यकताओं को जैसे भोजन है, कपड़ा है, आवास है, जैसे घर है, शिक्षा, स्वास्थ्य खरीदने में भी सक्षम नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी मासिक आय इतनी भी नहीं है कि वो भोजन, कपड़ा और मकान खरीद सके, तो वह निर्धन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गरीब। योजना आयोग ने भारत में लंबे समय तक गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोग पर किया है। योजना आयोग ने कैसे किया है कि भारत में बहुत लंबे समय तक किस प्रकार ये पता लगाया कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, तो उन्होंने कैसे किया है? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, कि मतलब प्रति व्यक्ति उपभोग पर कितना व्यय करता है, हर व्यक्ति अपने उपभोग पर कितना व्यय करता है, कोई परिवार अपने उपभोग पर कितना व्यय करता है, प्रति व्यक्ति उपभोग से उन्होंने पता लगाया कि कौन व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और कौन गरीबी रेखा के ऊपर है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर लंबे समय तक भारत में गरीबी रेखा को मापा गया है। सापेक्ष निर्धनता मापदंड, किसी की स्थिति को देख, मान यहाँ पे क्या है, इसमें समाज में दूसरों की आय या जीवन
की तुलना में किसी स्थिति को देखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी की आय समाज के औसत आय स्तर से कम होती है तो उसे किस रूप से, सापेक्ष रूप से निर्धन माना जाता है। मान लीजिए हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनसे थोड़ा कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास उनसे कम पैसा है, तो वो भी सापेक्ष गरीब माने जाते हैं। ठीक है, यह मापदंड विकसित देशों में अधिक उपयोग होता है। यह जो मापदंड है वो विकसित देशों में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे सभी के पास ज्यादा पैसे होते हैं। भाई बहुत अमीर है, उनके बीच में थोड़ा सा कम पैसे वाला भी क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। निरपेक्ष निर्धनता, अब निरपेक्ष में क्या आ जाएगा कि भाई जो अपनी आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर सकते, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं पूरा कर सकते, आय या उपभोग को न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर से तुलना की जाती है। न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता पूरी न कर पाना, उसको जितनी कैलोरी लगती है, जितना उसको खाना है उतना भी वो पूरा नहीं कर पाता, अपने खाने की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो निरपेक्ष में आ जाएगा। भारत में गरीबी रेखा को लंबे समय तक निरपेक्ष निर्धनता के आधार पर तय किया गया। जैसा अभी आपने देखा कि लंबे समय तक उपभोग व्यय के आधार पर यह आंका गया कि हमारे देश में कौन लोग गरीब है और कौन नहीं, कितना उपभोग कर रहा है वो अपने खाने पे, कितना व्यय कर रहा है, उसके हिसाब से उनको गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, अब यहाँ पे बहु मापदंड देख लेते हैं। यह मापदंड केवल आय पर आधारित होता है। बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है, यह मापदंड पर निर्धारित होता है आय की। तो यहाँ पे यह मापदंड केवल आय पर आधारित नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर आदि कई पहलुओं को भी शामिल करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित है यह। अब बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है, ये सिर्फ एक चीज को नहीं देखता, यह केवल आय पर आधारित चीजों को नहीं देखकर बल्कि स्वास्थ्य भी देखता है, शिक्षा और जीवन स्तर आदि कई पहलुओं को शामिल करता है, तो निर्धनता को मापा जाता है इसमें। भारत में अभी भी गरीबी का आकलन बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाता है। अभी भी भारत में जो आकलन है गरीबी का, निर्धनता का, वह बहुआयामी, बहुत पहलुओं को देखते हुए है ना। बहुआयामी मतलब बहुत सारे पहलुओं को, किसी एक पहलू को देख करते हुए नहीं, उसका शिक्षा है, जीवन स्तर है, स्वास्थ्य है, सब चीजों को देख कर ही दृष्टिकोण से उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है या ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई हमने देख लिया कि भाई उसकी आय कितनी है फिर हमने गरीबी रेखा के नीचे, हमको उसके सारे पहलुओं को देखते हैं, उसके बाद ही हम गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं, जो कि हमारे, तो हमारा ये, इसको भी आपको याद रखना, भारत में गरीबी रेखा का आकलन कैसे, तो बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाता है। किस दृष्टिकोण से, बहुआयामी दृष्टिकोण से किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको सारी चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ना है और बहुत बारीकी से डीपली इसको पढ़ना है और समझना है कि किस प्रकार से सापेक्ष निर्धनता है, निरपेक्ष निर्धनता है, गरीबी रेखा के नीचे कौन से लोग आते हैं, कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए, कौन सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, कौन निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, निर्धनता होती क्या है, नेहरू जी ने इनके बारे में क्या कहा, तो ये सारी चीजों को हमने इसमें चैप्टर में देखा। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। निर्धनता एक ऐसी सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसे दूर करने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर तथा न्यायपूर्ण वितरण की पॉलिसीज जरूरी होती हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।